आगे देखते हैं कि आखिर ये जो प्रक्रिया है ये कैसे शुरू होती है। लेकिन आपने जैसे पिछले समय में इतने 9 महीने में आपने बार-बार सुना कि 1000 दिन का गर्भोत्सव। तो 1000 दिन में पहले 90 दिन जो गर्भावस्था के शुरू होने के पहले के होते हैं और 300 दिनों के बारे में तो आपने बहुत सुन लिया। अब आगे के 600 दिनों के बारे में हम आज बात करेंगे कि ये 600 दिन यानी आपको क्या करना है? यानी डिलीवरी के बाद, बच्चे के जन्म के बाद क्या करना है। तो इसमें आपने गर्भ विज्ञान के बारे में सुना कि गर्भ विज्ञान जो है मेन बार-बार आप सुनते आए कि एपिजेनेटिक्स क्या है। एपिजेनेटिक्स ही मेनली गर्भ का विज्ञान है कि गर्भावस्था के दौरान या गर्भावस्था के 3 महीने पहले उस समय हमारा आचार विचार, हमारा आहार, हमारा वातावरण हमें किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है और वही जो हम करते हैं उसके हिसाब से हम बच्चे के संस्कारों का निर्माण कर सकते हैं। पुराने विचारों को अलग करके अच्छे सुसंस्कारों की स्थापना कर सकते हैं। ये आपने अभी तक सुना। परंतु ये जो एपिजेनेटिक्स का साइंस है, ये गैमेटोजेनेसिस यानी जब से अंडे और शुक्राणु का निर्माण होता है तब से लागू होता है, पूरे गर्भावस्था में चलता है। परंतु ये गर्भावस्था के बाद भी लागू होता है और बच्चे के जन्म के समय, ब्रेस्ट फीडिंग के समय जब हम बच्चे को दूध पिलाती है माँ, उस समय और आगे एक्चुअली ये जिंदगी भर चलता है, परंतु अगले 2 साल तक इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा रहता है क्योंकि माँ के ऊपर बच्चा बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहता है। पहले तो बॉडी से डिपेंडेंट रहता है, फिर इमोशनली भावनात्मक रूप से डिपेंडेंट रहता है, तो इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा रहता है। जो एपिजेनेटिक्स का जो विज्ञान है उसका, तो ये आपने अच्छी तरह से आप समझ चुके हैं। अब हम ये देखेंगे कि जो आज का हमारा टॉपिक है प्रसव प्रसव पश्चात देखभाल कैसे करनी है। तो गर्भावस्था के दौरान तो आपने देख ली कितने अच्छे से देखभाल की, आपने सब कुछ किया, लेकिन गर्भ यानी बच्चा जब जन्म ले लेता है उसके बाद भी माँ की उतनी ही देखभाल की जरूरत होती है। और माँ जो है वो जो गर्भ का जो प्रसव की जो पीड़ा है, उस पीड़ा को वो आनंद के रूप में भोगती है, यानी उसको सहन करती है और बच्चे को जन्म देती है और वो दर्द भी उसके लिए सुखदायी हो जाता है क्योंकि वो अपने बच्चे को प्रेम करती है। और लेकिन इस दौरान उसे बहुत सहायता की जरूरत होती है, उसके साथ घर के लोगों की, डॉक्टर्स की, जो भी उसके साथ के लोग हैं उनकी गाइडेंस की जरूरत होती है। जब वो पहली बार माँ बनती है उसे बहुत सारी चीजें पता नहीं होती, उसके सबके गाइडेंस की जरूरत होती है। तो पोस्टनेटल केयर क्या होती है, पहले हम ये समझते हैं कि बच्चा जब जन्म लेता है उसके जन्म लेने के बाद 6 सप्ताह यानी 42 दिनों तक जो बच्चे की और माँ की देखभाल की जाती है उसे पोस्टनेटल केयर कहते हैं। और इस दौरान जो गर्भावस्था के दौरान जो भी बॉडी में एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल जो भी चेंजेस होते हैं, जो भी बदलाव होते हैं, हार्मोन के बदलाव होते हैं, केमिकल बदलाव होते हैं, हमारी एनाटॉमी चेंज होती है, जेनाइटल ट्रैक्ट में बदलाव होते हैं, वो सारे चेंजेस फिर से पुनर्स्थिति में पहुंच जाते हैं, फिर जैसे थे वैसे ही पहुंचते हैं। उसमें 42 दिनों का या 6 हफ्ते का टाइम लगता है और इस समयावधि को ही प्यूपेरियम कहा जाता है। अब हम ये समझते हैं कि ये क्यों पर हम इस पे बात क्यों कर रहे हैं, गवर्नमेंट इस पे बात क्यों करती है बार बार कि जो पोस्टनेटल केयर की जानी चाहिए, लोगों को बताया जाना चाहिए, इस पे क्यों बात की जाती है। तो इसलिए बात की जाती है क्योंकि ये पाया गया है कि गर्भावस्था यानी जो डिलीवरी है, डिलीवरी से लेके जो पोस्टनेटल पीरियड है, इसमें जो मातृ मृत्यु दर है वो 2/3, पूरी मातृ मृत्यु दर की जो 2/3 मौतें होती हैं वो इसी दौरान होती हैं। और ये देखा गया है कि जो पहले 24 घंटे हैं उसमें 50% जो न्यूनेटल डेथ है यानी जो बच्चे की मृत्यु और माँ की मृत्यु का जो 50% है वो पहले 24 घंटे में होता है। तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि मृत्यु शिशु की और माता की मृत्यु दर को कम किया जाए, लेकिन वो कैसे कम किया जाएगा उसके लिए इसके बारे में जागरूकता लाने की जरूरत है। जागरूकता किस चीज की कि इसमें कौन सी चीजें हैं जो संकेत होते हैं, जो कॉम्प्लिकेशन के संकेत होते हैं, जो चेतावनी होती है कि कब आपको डॉक्टर से मिलना है, क्या करना है, कब दिखाना है, कौन से संकेत जो होते हैं वो चेतावनी के होते हैं। इसके बारे में जागरूकता फैलाना जानने के लिए आज इस लेक्चर की जरूरत है कि आपको डिलीवरी के बाद क्या है उसके बारे में भी स्वयं के बारे में जानना चाहिए। तो हमारा मेन एम क्या है, उसका उद्देश्य क्या है पोस्टनेटल केयर का। सबसे पहला है कि माँ को सहायता पहुंचाना, यानी माँ को बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने बताया कि वो पहली बार माँ बन रही है तो उसको बहुत सारी चीजों का पता नहीं होता। तो घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी डॉक्टर हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं या जो हमारे परिजन हैं, उनको उस बारे में उनको ज्ञान देना जरूरी होता है। उसके बाद आपको यदि पता होगा कि ये कॉम्प्लिकेशन है तो आप उसके इलाज के लिए उसको पहचान लेंगे और उसके इलाज के लिए जल्दी डॉक्टर के पास जाएंगे और टाइम से उस
उस पेशेंट को रेफर करेंगे, हायर सेंटर में करना है या डॉक्टर के पास करना है। इसी तरह से उचित सलाह और परामर्श लेना भी ज़रूरी होता है कि जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उनके सॉल्यूशन को जानने के लिए इसका ये उद्देश्य है। दूसरा, माँ को स्तनपान के फ़ायदों और तरीकों से अवगत कराना, माँ को प्रसव के उपरांत भोजन एवं पोषण की सलाह देना, गर्भ निरोधक के बारे में और सुरक्षित सेक्स के संबंधी सुझाव माँ को देना, शिशु का इम्यूनाइजेशन करना और टीकाकरण के बारे में जानकारी देना, ये सारे उद्देश्य हैं पोस्टनेटल केयर के। इसके बाद हम देखते हैं कि एक तो होता है कि कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गए, वो एक अलग चीज होती है, लेकिन नॉर्मल प्रिपेरियम क्या होता है, यानी आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई या नॉर्मल आपका सिजेरियन हुआ, उसके बाद माँ की एक नॉर्मल तरीके से क्या केयर ली जाती है, जबकि वो सब कुछ उसका नॉर्मल होता है तब। तो सबसे पहले इमीडिएट अटेंशन, यानी तुरंत क्या करना है, माँ की डिलीवरी हुई और वो बेड पे पहुंची, अपने वार्ड में या रूम में जहां पर भी पहुंची, तो सबसे पहले उसे कुछ, यदि उसकी नॉर्मल डिलीवरी है तो कुछ गरम गरम कुछ उसको खाने को देना है, क्योंकि वो एग्जॉस्टेड हो जाती है, वो थक जाती है। सिजेरियन के बाद आप तुरंत खाने के लिए नहीं देते हैं, लेकिन अदरवाइज आपको नॉर्मल डिलीवरी में तुरंत उसको खाने के लिए कुछ देना है। उसके बाद वो कुछ रेस्ट चाहती है, कई बार वो बहुत एंशियस होती है, उसको बहुत एंग्जाइटी होती है, या तो वो बहुत खुश होती है क्योंकि बच्चा हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया, और यदि बच्चे में कुछ प्रीमेच्योरिटी है या कुछ एबनॉर्मलिटी है या बच्चे की डेथ हो गई है, तो उसको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होती है और उस समय उसको स्पेशल अटेंशन की जरूरत होती है, उसके परिवार के लोगों की, पति की, घर के लोगों की, डॉक्टर की स्पेशल अटेंशन की जरूरत होती है। तो ये हुआ तुरंत की देखभाल। और इसके बाद माँ को रेस्ट करने देना चाहिए। तो रेस्ट और क्रियाशीलता, यानी माँ ने कुछ खा लिया, उसके बाद उसको रेस्ट, क्योंकि वो एग्जॉस्टेड होती है तो वो रेस्ट करती है। और रेस्ट करने के बाद नॉर्मल डिलीवरी के पेशेंट को तुरंत एम्बुलाइजेशन बोलते हैं हम, यानी उसको क्रियाशील भी, जब वो रेस्ट करके उठती है 2-4 घंटे सो के, तो उसको तुरंत क्रियाशील होना चाहिए, उसको जल्दी चलना फिरना चाहिए, क्योंकि जल्दी चलने फिरने के बहुत सारे फायदे होते हैं। पहला तो ये कि उसको सबसे पहले ऐसा लगता है कि वो बीमार नहीं है, वो स्वस्थ है, और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल है उसका। उसके बाद तुरंत से उसको यूरिन के लिए जाना चाहिए, उसको यूरिन पास करना चाहिए। चलने के और भी फायदे होते हैं, बॉवल ब्लडर का जो मूवमेंट है वो अच्छा हो जाता है। उसके बाद यूट्रस में दबाव पड़ता है, तो जो क्लॉट्स वगैरह अंदर हैं वो जल्दी निकल जाते हैं। इन्वोल्यूशन यूट्रस नॉर्मल साइज में जल्दी आता है, यदि वो जल्दी क्रियाशील होती है माता, तो ये सब उसके फायदे होते हैं। उसके बाद हॉस्पिटल स्टे या अस्पताल में रहने का समय। तो आज का जो मॉडर्न ऑब्स्टेट्रिक्स है उसमें माँ को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने के लिए बोलते हैं। नॉर्मल डिलीवरी में तो 2 दिन में ही डिस्चार्ज कर देते हैं, और सिजेरियन में भी 3-4 दिन में माता को घर भेज दिया जाता है। उसके बाद केयर ऑफ ब्लैडर और वॉवल, जो मूत्राशय की देखभाल होती है, कि जैसा कि मैंने बताया कि जैसे ही डिलीवरी के बाद आप रेस्ट कर लेते हैं, तुरंत यूरिन पास करना चाहिए। यदि 5-6 घंटे तक यूरिन पास नहीं हुई हो नॉर्मल डिलीवरी में, तो डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। कुछ तरकीबें बताते हैं, नहीं होता है तो फिर कैथेटराइज करना पड़ता है। इसी तरह से सिजेरियन में कई बार कैथेटर डाल देते हैं, कई बार नहीं डालते हैं, लेकिन जल्दी से जल्दी यूरिन पास होना अच्छी बात होती है। और उसके बाद जो वॉवल मूवमेंट्स होते हैं, यानी कि उसके लिए बहुत सारा गर्म पानी पिए आप, कुछ अच्छी फाइबरस डाइट लें। यदि फिर भी आपको मोशन डिलीवरी के बाद नहीं होता है, तो कुछ लग्जेटिव डॉक्टर्स देते हैं जिससे आपका मोशन अच्छे से होता है। एम्बुलेंस यानी चलने फिरने से भी उस मूवमेंट में उसमें फायदा होता है। फिर केयर ऑफ ब्रेस्ट, ये आपको जब ब्रेस्ट फीडिंग का लेक्चर हुआ था तब आपको बताया गया था कि किस तरह से ब्रेस्ट के निपल्स को साफ करना है और उसके बाद ब्रेस्ट फीड कराना है। उसके बाद ब्रेस्ट फीड कराने के पहले और बाद में किस तरह से निपल की केयर लेना है। केयर ऑफ द वल्वा और एपिजियोटमी, यानी जो नीचे टांके लगते हैं, वो डिलीवरी के बाद, जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है और नीचे टांके लगते हैं, उनको पहले 24 घंटे तक थोड़ी सूजन और दर्द ज्यादा रहता है नीचे। उस समय उसकी देखभाल के लिए ये किया जाता है कि यदि उसमें दर्द ज्यादा हो तो ठंडे पानी की सिकाई, ठंडे बर्फ की सिकाई की जाती है, या गर्म पानी की सिकाई, जिसको सिट्स बाथ बोलते हैं, बीटाडीन डाल के वो की जाती है। उसके बाद कुछ एनाल्जेसिक दी जाती हैं हर 8 घंटे में, जो उस एरिया में गर्म पानी में विटाडिन डाल के उसकी सिकाई करना चाहिए, और कुछ मलहम डॉक्टर देते हैं, उसमें मलहम लगाया जाता है, बाकी खाने की दवाइयां दी जाती हैं। ये हुई टांकों की देखभाल। उसके बाद रूमिंग, यानी माँ और बच्चे का जुड़ाव। तो ये माना जाता है कि गर्भ से ही माँ सबसे, बच्चा जो है वो अपनी माँ को ही जानता है, माँ को पहचानता है, उसकी खुशबू पहचानता है, उसका साउंड पहचानता है। तो जब बच्चे को माँ के साथ रख दिया जाता है तो वो बहुत कंफर्ट जोन में रहता है। माँ से जब वो टच करता है, उसके साथ रहता है, तो उसकी स्ट्रेस लेवल कम होता है, बच्चे का स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है, और वो बहुत कंफर्टेबल में उसमें रहता है, और उनके आपस का जुड़ाव, उनका आपस की बॉन्डिंग स्ट्रेंथन होती है, वो बढ़ जाती है। इसी तरह से एसेप्सिस एंटीसेप्सिस, यानी कि साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, रोज
बेडशीट बदली जानी चाहिए, माँ के कपड़े दोनों टाइम बदले जाने चाहिए, जो वो पैड लेती है या कॉटन जो भी या कपड़ा लेती है, जो भी लेती है, वो बराबर साफ-सुथरा और हर 2-3 घंटे में बदला जाना चाहिए। और इसके बाद इम्यूनाइज़ेशन के बारे में भी आपको डिटेल बताएँगे, डाइट और डिलीवरी के बारे में बताएँगे। तो ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल प्रिपेरियम की बात हुई। इसके बाद हम देखते हैं कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, अधिक खून जाना। अधिक खून जाना यानी कई बार डिलीवरी के समय नॉर्मल खून तो जाता ही है, लेकिन कई बार अधिक खून जाता है। अधिक खून जाना यानी कि नॉर्मली जैसे खून जा रहा है, आप घर चले गए और घर जाने के बाद यदि एकदम से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो आपको उससे डॉक्टर से मिलना चाहिए। वो कंडीशन थोड़ी-सी डिफरेंट होती है। इन्फेक्शन होना यानी बुखार आना, पल्स रेट बढ़ जाना, घबराहट होना, इस तरह की कोई कंडीशन है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, ये कॉम्प्लिकेशन में आता है। मेडिकल समस्याएँ जैसे कि ब्लड प्रेशर का बढ़ना, डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर यदि आपको है, तो आपको वो नॉर्मल पे आया है कि नहीं, ये आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर को से उसके लिए मिलना है। थायराइड और ये सब समस्याएँ जो हैं मेडिकल समस्या में आती हैं। मनोवैज्ञानिक समस्याएँ, इसके बारे में भी आज आगे हम डिस्कस करेंगे और जो कुछ सामान्य समस्याएँ हैं और उनका समाधान। अब कुछ स्थिति होती हैं, इनके डिटेल में अपन को नहीं जाना है, लेकिन आपको इन स्थितियों के नाम पता होना चाहिए, आपको इनके बारे में जानकारी होना चाहिए कि इन स्थितियों में हमको तुरंत मरीज को डॉक्टर के पास भेजना है या हम खुद मरीज हैं तो हमें डॉक्टर के पास जाना है। पहला, अत्यधिक रक्तस्राव जिसमें खून के थक्के हों या घर जाने के बाद 5-7 दिन के बाद कभी आपको एकदम से खून के थक्के ज़्यादा आ गए, 15 दिन के बाद आ गए, तो आपको डॉक्टर से मिलना है। नॉर्मल डिलीवरी या एलएससीएस के बाद, ऑपरेशन के बाद पेट में असहनीय दर्द, 1 दिन तो ऑपरेशन के बाद काफ़ी दर्द होता है और नॉर्मल डिलीवरी के बाद ऐसा दर्द नहीं होता कि वो असहनीय हो। लेकिन यदि आपको असहनीय दवाइयों के बाद भी असहनीय दर्द है, तो आप ज़रूर डॉक्टर से मिलें। दृष्टि संबंधी समस्या, धुंधला दिखना या चमकती रोशनी का दिखना, ये कुछ खतरनाक साइन को बताता है, आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। तेज बुखार आना भी अच्छा साइन नहीं है। अत्यधिक उल्टी होना, लगातार तेज सिर में दर्द रहना, सीने में जलन होना, टखनों में सूजन रहना, पेट के ऊपर की तरफ दर्द रहना, यानी लिवर की तरफ, जहाँ लिवर होता है वहां पर यदि दर्द होता है, एक हेल्थ सिंड्रोम होता है जो एक इमरजेंसी होती है, उसके लिए आपको डॉक्टर को मिलना। कभी झटके आते हैं, कन्वल्शंस आते हैं, तब भी डॉक्टर से मिलना बहुत जरूरी होता है। तो ये सब कंडीशंस आपको पता होना चाहिए कि आपको कभी आपसे जुड़े हुए लोगों को कभी ये कंडीशन हो तो तुरंत डॉक्टर के पास उनको रेफर करें। इसके बाद हम आते हैं इम्यूनाइजेशन पे। इम्यूनाइजेशन यानी टीकाकरण। टीकाकरण के बारे में आपकी जो पीडियाट्रिशियन है जब डिलीवरी होती है वो भी बताती है, वो पूरा कार्ड देते हैं। उस कार्ड को आप लेके जाएं और उस कार्ड के हिसाब से आप बच्चे का समय समय पे इम्यूनाइजेशन टीकाकरण कराते रहें, जिससे बहुत सारे बीमारियों से बच्चा सुरक्षित रहता है। टिटेनस के इंजेक्शंस तो आपको डिलीवरी के समय लग जाते हैं। कई बार टीडैप और हेपेटाइटिस बी भी डिलीवरी के समय लगाया जाता है। और मदर को कुछ इंजेक्शन जब मदर डिस्चार्ज होती है उसके पहले मदर को लगाए जाते हैं और कुछ बच्चे को लगाए जाते हैं। तो बच्चे को जो हॉस्पिटल से छुट्टी के पहले जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं उसमें पोलियो ड्रॉप्स, बीसीजी और हेपेटाइटिस बी का फर्स्ट डोज होता है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, मदर को यदि मदर आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो उसको एंटी डी का इंजेक्शन 72 घंटे के अंदर लगाया जाता है डिलीवरी के। यदि आपका ब्लड ग्रुप आरएच नेगेटिव है और कभी आपकी डॉक्टर भूल जाती हैं तो आपको खुद से याद रखना आपकी जिम्मेदारी है कि आपका इंजेक्शन लगा है कि नहीं लगा है। उसके बाद रूबेला का इंजेक्शन लगता है, जो ससेप्टेबल होते हैं उसके लिए, या जिनको इंजेक्शन नहीं लगा है वो ये इंजेक्शन सेफ होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के समय। तो रूबेला का और बूस्टर डोज टीडैप की और हेपेटाइटिस बी की आप डिलीवरी के पहले यानी डिलीवरी के बाद आप हॉस्पिटल में ले सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं प्रसव पश्चात आहार पे। देखिए, गर्भावस्था के दौरान तो आहार का गर्भिणी बहुत ध्यान रखती है, उसके घर के लोग भी उसका ध्यान रखते हैं। लेकिन बच्चे के होने के बाद कई बार इसका ध्यान नहीं रखा जाता है। 100 दिन की गर्भावस्था के बारे में उस दिन रानी दीदी ने उसके डाइट के बारे में आपको बताया, उसमें सारी चीजें डिलीवरी के बाद की भी सारी इंक्लूड की, लेकिन कुछ चीजें मैं उसमें से रिपीट करती हूँ कि आपको डिलीवरी के बाद किस तरह की डाइट लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि डिलीवरी के बाद भी उतने ही उत्तम आहार की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि बच्चा तो आपके शरीर से, जो दूध आपके खून से बन रहा है, आपके शरीर से बन रहा है, वो बच्चा आपका ले लेगा, आप कमजोर हो जाओगे। तो यदि आप प्रॉपर डाइट नहीं लोगे तो आपको कमजोरी आ जाएगी। इसलिए जो आहार की आवश्यकता है वो माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए है। प्रसव के दौरान जो रक्त स्त्राव हुआ है, जो आपको खून की कमी आई है, उस
उसको ठीक करने के लिए, सुधारने के लिए और शरीर में जो टूट-फूट हुई है, उसको सुधारने के लिए अच्छी डाइट की ज़रूरत होती है, प्रोटीन की, आयरन की, सबकी ज़रूरत होती है। उत्तम दुग्धपान के लिए यदि आप अच्छा डाइट लेंगे तो आपको दूध अच्छा आएगा, उसकी क्वालिटी अच्छी होएगी और आपको कमज़ोरी नहीं आएगी। उसके बाद शरीर को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए उत्तम आहार की आवश्यकता होती है। अब प्रसव पश्चात जो आहार है उसमें जो आप मूलभूत कैलोरी आपके वज़न के हिसाब से आपको जो डॉक्टर ने बताई है, उसमें सिर्फ 500 कैलोरी एक्स्ट्रा ऐड होती है। उसके साथ-साथ जैसी दीदी ने बताई थी, रानी दीदी ने, माइंडफुल ईटिंग करनी है, सात्विक संतुलित संस्कारित आहार लेना है, 8 से 10 ग्लास पानी, जैसे आपको बार-बार बताया गया कि जब आप ब्रेस्ट फीड कराते हो, तो ब्रेस्ट मिल्क में 70 से 80% वाट पानी होता है, तो आपको हमेशा ब्रेस्ट फीड कराते समय पानी बहुत ज़्यादा पीना है या जो भी लिक्विड डाइट्स आपको काफ़ी सारी लेनी है। उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन सब लेना है, लेकिन विटामिन बी12, विटामिन सी, आयरन और कैल्शियम, इसका इम्पोर्टेंस थोड़ा ज़्यादा होता है जब आप दूध पिलाते हैं बच्चे को तो। दूध और दूध से बने उत्पाद लेना है, दालें, सूखे मेवे, गुड़, सोंठ, अदरक, जीरा, अजवाइन, सतावर, अलसी, ये सब जो ट्रेडिशनल फूड हैं, ये सब आपको लेने हैं। आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन पाउडर जैसा आपका डॉक्टर बताते हैं, वो आप ले सकते हैं। तेल, नमक, वसा, शक्कर, मैदा, ये सब एज़ यूजुअल आपको जो गर्भावस्था में बताया उसके जैसे ही ये कम लेने हैं। चाय, कॉफ़ी ज़्यादा नहीं लेनी है, 1 से 2 कप से ज़्यादा आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अब कुछ खास पदार्थ होते हैं जो हमारे देश में नॉर्थ टू साउथ हर जगह खाए जाते हैं, उनकी रेसिपीज़ थोड़ी-थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं, जिसमें दलिया बनाई जाती है अलग-अलग तरह की, हल्दी बनाई जाती है, सौंठ बनाई जाती है, सौंठ के लड्डू बनाए जाते हैं, हरीरा बनाया जाता है, अजवाइन बनाई जाती है और अजवाइन का पानी बनाया जाता है, इसलिए रागी का कुछ-कुछ बनाया जाता है, मेथी का बनाया जाता है, काले सफ़ेद तिल का बनाया जाता है। ये जितनी भी रेसिपीज़ हैं, जो अलग-अलग तरह की रेसिपी नॉर्थ टू साउथ बनाई जाती हैं, ये सब गैलेक्टोगॉग का काम करती हैं, यानी दुग्ध उत्पादन की क्षमता बढ़ाती हैं और आपके शरीर को शक्ति प्रदान करती हैं, प्रोटीन देती हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स देती हैं और आयरन रिच होती हैं। तो इन सबको आपको, जैसी आपको रेसिपी आपको जमती है, आपके परिवार में बनाई जाती है, आपको ज़रूर खाना चाहिए। इसके बाद आता है ब्रेस्ट फीडिंग, इस पे पूरा लेक्चर हो चुका है। बस मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगी कि ये क्यों ज़रूरी है, आपको बताया गया था। ये इसलिए भी ज़रूरी है, इसकी जागरूकता, क्योंकि हम ये देखा जाता है कि जो पहले घंटे की ब्रेस्ट फीडिंग होती है, वो माँ के लिए बहुत ज़रूरी होती है और हमारे देश में देखा जाता है कि सिर्फ़ 42 से 44% महिलाएँ ही पहले घंटे में ब्रेस्ट फीडिंग करा पाती हैं और ये पाया गया है स्टडीज़ में कि जो महिलाएँ पहले घंटे में ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, उनके बच्चों में कॉर्टिसोल लेवल या स्ट्रेस का लेवल कम पाया जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरा, फर्स्ट 6 मंथ की जो एब्सोल्यूट ब्रेस्ट फीडिंग है, जिसको हम बोलते हैं पहले 6 महीने आपको सिर्फ़ दुग्धपान कराना है, उसके बारे में भी सिर्फ़ 55% महिलाएँ ये दुग्धपान कराती हैं, जो सिर्फ़ दुग्धपान पर आती हैं, दूध। तो इसके बारे में भी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो आप सुन चुके हैं ब्रेस्ट फीडिंग के लेक्चर में। तो ये आपको जानना इसलिए भी ज़रूरी है। उसके बाद ये कब से ज़रूरी है? देखिए, ये गर्भावस्था के समय से, क्योंकि जब आपकी डिलीवरी होगी उस समय आप इतने पेन में रहोगे, आपको सिज़ेरियन हुआ है कि नॉर्मल डिलीवरी हुई है, उस समय आपको कोई लेक्चर देगा, कोई ज्ञान देगा तो आप शायद नहीं रिसीव कर पाओगे और उसकी इम्पोर्टेंस भी नहीं समझ पाओगे। इसलिए यदि गर्भावस्था पे से आपको इसके बारे में ज़रूरत है, जानकारी है, तो आप कितने भी दर्द में रहोगे, लेकिन यदि आपको पता है कि ये आपके बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा है, तो आप दर्द में रहते हुए भी उसको ब्रेस्ट फीड का इनिशिएशन 1 घंटे के अंदर कराओगे और उसको सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग कराओगे। फिर किसके लिए ज़रूरी है? गर्भवती स्त्रियों के लिए तो ज़रूरी है ही, उसके साथ-साथ सारे कार्यकर्ताओं के लिए, सब डॉक्टर्स के लिए, सब सब हेल्थ वर्कर्स के लिए और घर की हर महिला के लिए ज़रूरी है, जिससे भी अपने से जुड़ी बाकी महिलाओं को इसका ज्ञान दे सकें। अब इसके बारे में जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, ब्रेस्ट पेन जो होता है, बाइटिंग होती है, इसके बारे में दीदी ने शायद लेक्चर के समय में पूरा तो नहीं सुन पाई थी, दीदी ने ज़रूर बताया होगा, लेकिन कुछ शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि जब भी आपको, जो मोस्ट कॉमन है कि क्रैक निपल हो जाते हैं और उसमें दर्द होता है, तो एक प्रैक्टिस आप ज़रूर से करें कि ब्रेस्ट फीडिंग के पहले और बाद में जो वो दूध जो निकलता है, उसको ही लगा लें। वही एक मॉइस्चराइज़र का काम करता है, मॉइस्चराइज़ कर देता है उस जगह को, उस दूध को पहले और बाद में आप उस दूध को वहाँ लगा लें। तो उसके बाद कभी ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट हो जाता है, कभी वहाँ एब्सेस बन जाती है, तब आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। ज़्यादा दूध बन रहा है तो उसको निकाल सकते हैं, निकाल के प्रिजर्व कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको बताई गई हैं। उसके बाद बाकी जो कंडीशन है, प्रसव पश्चात त्वचा की देखभाल। तो त्वचा की देखभाल के लिए प्रसव के पश्चात उसको अधिक ऑयल आता है, क्योंकि कई बार हम मसाज, बॉडी मसाज भी कराते हैं, जो तेल से मसाज की जाती है और अदरवाइज भी इस उम्र में ऑयल ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव होती हैं हार्मोन्स के कारण इस समय में। तो अधिक
ऑयल से ही मुहासे होते हैं। तो मुहासों के लिए बार-बार उसको साबुन से या किसी उपटन से या हल्दी से या ऐसे बार-बार आप चेहरे को दिन में 2-3 बार धोना चाहिए। अधिक पानी पीना चाहिए, 8 से 10 ग्लास आपको पानी पीना चाहिए, नींद अच्छी लेना चाहिए। पोस्टनेटल जो योगा होते हैं, प्राणायाम, एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं, वो आपको करना चाहिए। इसके बाद ये देखा गया कि झाइयाँ और डार्क स्किन गर्भावस्था के दौरान बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि जो मेलानिन हार्मोन होता है, वो बढ़ जाता है उस समय, प्रेगनेंसी के समय वो बढ़ जाता है। जो पिगमेंट को बढ़ाने वाला हार्मोन होता है, वो भी ऑक्सीटोसिन के साथ-साथ पिट्यूटरी से रिलीज़ होता है, तो वो बढ़ जाता है, लेकिन डिलीवरी के बाद अपने आप वो पिगमेंट कम हो जाते हैं और पहले जैसा कलर हो जाता है। पर कुछ लोगों को झाइयाँ रह जाती हैं, नहीं जाती हैं, उसका कारण कई बार हीमोग्लोबिन की कमी होती है और कई बार थायराइड होता है, कई बार दूसरे हार्मोन भी होते हैं, तो उसके लिए आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। स्ट्रेच मार्क होते हैं जिसके लिए लेडीज़ बहुत वरीड होती हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़, तो इनका ऐसा होता है कि गर्भावस्था के दौरान ही यदि आप स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ रखते हैं, तो स्ट्रेच मार्क थोड़े कम आते हैं, लेकिन फिर भी जिनको टेंडेंसी होती है, उनको आते ही हैं। बाद में आप मसाज कर सकते हैं, इनके लिए कुछ-कुछ ट्रीटमेंट होते हैं, आप डॉक्टर से मिल सकते हैं, यदि आप ज़्यादा वरीड हैं, अदरवाइज़ ऐसे कोई तकलीफ नहीं देते हैं स्ट्रेच मार्क्स। इसके बाद आते हैं हम मानसिक स्वास्थ्य पे, मेंटल हेल्थ पे। तो मेंटल हेल्थ क्या होती है कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत से हार्मोन का लेवल गर्भावस्था में बढ़ जाता है, जो ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन होते हैं, और बच्चे का जब जन्म हो जाता है तो ये हार्मोन एकदम से कम होते हैं, और जो ये हार्मोन का फ्लक्चुएशन होता है, इसके कारण कई बार जो माँ होती है, उसका मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ा जाता है। कई बार जो इसको माइल्ड डिप्रेशन भी बोलते हैं, ये यूजुअली जो माइल्ड डिप्रेशन या बेबीज़ ब्लू बोलते हैं, बेबी ब्लूज़, ये डिलीवरी के 4 से 5 दिन के बाद में होते हैं, जिसमें जो क्योंकि वो ट्रांज़िशन एकदम से लाइफ़ का ट्रांज़िशन होता है। कई बार माँ को चिंता होती है कि वो बच्चे को कैसे पालेगी, वो आगे उसके साथ नौकरी कैसे करेगी, बच्चे को कैसे देख-रेख करेगी, उसके लिए कई लोग बहुत एंग्ज़ियस हो जाते हैं, हार्मोन का भी रोल होता है, और फिर ये अपने आप कुछ दिनों में 10 से 15 दिन में ये ठीक हो जाता है। लेकिन इसमें कई बार एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा होती है, और इसमें काउंसलिंग की थोड़ी ज़रूरत होती है। लेकिन यही पोस्टपार्टम डिप्रेशन या बेबीज़ ब्लू यदि बहुत लंबे समय तक रहता है, 10-15 दिन से ज़्यादा रहता है, तो इसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन बोला जाता है। इसमें कई बार माँ को अननेसेसरी बहुत ज़्यादा फीलिंग ऑफ गिल्ट आ जाता है, उसको हीन भावना आने लगती है, बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल, इसमें वो कंट्रोल नहीं होती, इतनी ज़्यादा दुःख हो जाता है, उसको तनाव हो जाता है, सैडनेस हो जाती है, नींद नहीं आती है। कई बार तो इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि खुद को हार्म कर लेती है, सुसाइडल टेंडेंसी हो सकती है, बेबी को हार्म कर सकती है, यहाँ तक भी हो जाता है। तो जब कभी ऐसा हो तो आप काउंसलर से मिलें या साइकियाट्रिस्ट से ट्रीटमेंट लें, इसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। इसके बाद आते हैं पोस्टपार्टम एक्सरसाइज से। जैसे आपको एंटीपार्टम यानी गर्भावस्था के दौरान एक्सरसाइज के लिए बताया गया, वैसे ही यानी प्रसव उपरांत भी एक्सरसाइज की उतनी ही इम्पोर्टेंस होती है। इस समय इसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि मांसपेशियों को मजबूत और ठोस करती है, वजन को सामान्य पर लाती है, पोस्चर को ठीक करके कमर दर्द में आराम देती है, रक्त के प्रवाह को बढ़ाती है, पेट की मांसपेशियों को टोन करती है, टाइट करती है, शरीर में ऊर्जा को बढ़ाती है, तनाव से छुटकारा दिलाती है और आपको बेहतर नींद लाने में सहायक होती है। ये इसके कुछ फायदे और हैं कि स्वस्थ मांसपेशियों और हड्डी और जोड़ों को स्वस्थ करती हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, कैंसर के खतरों को कम करती हैं, और आपका जो जेनिटल प्रोलैप्स है, कई बार नॉर्मल डिलीवरी के बाद जो आपके जेनिटलिया के जो ऑर्गन्स होते हैं वो ढीले हो जाते हैं और यूट्रस वगैरह जो ब्लडर यूट्रस से बाहर आने लगता है। तो ये जब आप पोस्ट डिलीवरी एक्सरसाइजेस करते हैं तो जेनिटल प्रोलैप्स के चांसेस कम हो जाते हैं। उसके बाद डीप वेन थ्रोम्बोसिस एक कंडीशन होती है, और जो एक स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस एक कंडीशन होती है जिसमें कि हमको कभी हम जोर से छींकते हैं, खांसते हैं, तो यूरिन, क्योंकि वो जननांग ढीले हो जाते हैं तो उसके कारण वो बाहर आ जाती है यूरिन बाद में। तो ये सब एक्सरसाइजेस उसमें आपको सहायता करती हैं। अब ये हमें ये एक्सरसाइजेस कब से शुरू करना चाहिए, बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है। तो सामान्य प्रसव के 2 दिन के बाद आप एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं, और हल्की एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस तो आप हॉस्पिटल में रहते हुए लेटे-लेटे भी कर सकते हैं, जिनकी नॉर्मल डिलीवरी होती है। ऑपरेशन के बाद आपको डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत होती है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज़ आप 3-4 दिन के बाद या बिस्तर में लेटे-लेटे हॉस्पिटल में ही शुरू कर सकते हैं। सिंपल वॉक आप 4 हफ्ते में शुरू कर सकते हैं, और बाकी जो एक्सरसाइजेज़ हैं वो 3 महीने के बाद आप शुरू कर सकते हैं ऑपरेशन के बाद। अब ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज़, आपने सब ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज़ के बारे में सुना हुआ है, मैं सिर्फ एन्यूमरेट करूँगी आपके सामने। बिस्तर पे लेटे-लेटे आप गहरी साँस सरलता के साथ ले सकते हैं, और गहरी साँस लें,
पूरी कॉन्शियसनेस के साथ और उसे छोड़ें। इससे आपकी जो पेट की मांसपेशियाँ हैं, उसमें उनकी टोनिंग होएगी जब आप धीरे-धीरे गहरी साँस लेंगे और साँस छोड़ेंगे और आपकी शरीर की ऊर्जा में वृद्धि होगी, जिसको हम प्राणायाम बोलते हैं कि प्राणों का आयाम होता है, वो आप लेटे-लेटे प्राणायाम कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं अस्पताल में यदि आप बैठने के लायक हैं। इसमें पोस्टनेटल एक्सरसाइज में डीप ब्रीथिंग जो होती है, आप लेटे-लेटे जैसे इसमें दिखाया गया कि तकिया नीचे रख ली है आपने, एक पिलो रख के आप लेटे-लेटे नाक से गहरी साँस लें और धीरे-धीरे उसको छोड़ें। इसी तरह इसको 3, 4, 5 बार रिपीट करें, 6 बार, 10 बार रिपीट करें, सुबह करें, दोपहर करें, शाम करें, जब आपको लेटे-लेटे टाइम मिलता है उस समय आप कर सकते हैं। फिर एब्डोमिनल ब्रीथिंग होती है जिसमें आप गहरी सांस लेते हैं, पेट के ऊपर हाथ रख के देखते हैं कि एब्डोमेन फूल रहा है कि नहीं। फिर जब सांस छोड़ते समय एब्डोमेन अंदर की तरफ जाता है, फिर उसको फुलाते हैं, फिर उसको बाहर अंदर की तरफ लेते हैं। इससे एब्डोमेन जो आपका रिलैक्स हो गया है, बिल्कुल ढीला हो गया है, उस एब्डोमेन की टोनिंग भी होती है। ब्रीदिंग की एक्सरसाइजेस होती हैं और साथ में एब्डोमिनल वॉल की टोनिंग भी होती है, तो ये एब्डोमिनल वॉल एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है। फिर पोस्टमार्टम एक्सरसाइजेज में आती हैं पेल्विक एक्सरसाइजेज, एब्डोमिनल एक्सरसाइजेज और बैक की एक्सरसाइजेज। तो पेल्विक गर्डल गर्डल की जो एक्सरसाइजेज जो आपको बताई गई थी, जिनको ये तो एंकल और फुट की है ना, कि हमको एक्चुअली ऊर्जा सारे अपने जॉइंट्स जो ढीले हो जाते हैं जॉइंट्स, उनको भी ठीक करना होता है, उनको भी टोनिंग करना होता है। तो ये सारी एक्सरसाइजेज एंकल की, नी की, जो आपको फोटो में दिखाई जा रही हैं, आपको पहले भी सिखाई गई हैं, ये सारी एक्सरसाइजेज आपको फुट और एंकल की एक्सरसाइजेज, नी की एक्सरसाइजेज करनी है। उसके बाद पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज जो कीगल एक्सरसाइजेज बताई गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट होती है डिलीवरी के बाद। ये एक्सरसाइजेज आपको जरूर से करना चाहिए, स्पेशली जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, उनके नीचे के ऑर्गन ढीले हो जाते हैं। तो उस समय पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज जो है वो आप बैठकर, लेटकर, खड़े होकर किसी भी तरह से कर सकते हैं। इसकी सिंपल सी मेथड मैं आपको बताती हूँ। ये यूरिन वाला एरिया होता है, जो वजाइना वाला एरिया होता है, उसको टाइट करके उस पूरे एरिया को ऊपर की तरफ आपको उठाना है और उसको 10 सेकंड तक होल्ड करना है और उसके बाद धीरे-धीरे उस चीज को, उस जगह को ढीला छोड़ना है। तो ये एक्सरसाइज दिन में 10 बार सुबह, 10 बार दोपहर में, 10 बार रात को, यदि आप बैठे, लेटे, खड़े किसी भी तरह से कर सकते हैं, तो आपकी पेल्विक फ्लोर और वहाँ के जितने भी जननांग हैं वो उनमें पावर आ जाती है, उनकी टोन अच्छी हो जाती है, उनमें स्ट्रेंथनिंग हो जाती है और बाद में आप बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से बचते हैं। ये आपके वोवल मूवमेंट में, ब्लैडर मूवमेंट में, सब में कंट्रोल करने में सहायता देता है। इस पे बहुत डिटेल में नहीं जाती हूँ मैं। इसके बाद पेल्विक टिल्टिंग एक्सरसाइजेस होती हैं जिसमें आप लेट के जमीन से यानी गहरी सांस ले रहे हो, उसको फ्लोर से बिल्कुल टच करा रहे हो एब्डोमेन को और बैक को, और फिर उसको ऊपर की तरफ कर रहे हो। ये हैंड एंड शोल्डर की रेजिंग, ये फोटो में आप देख लीजिए, मैं बहुत डिटेल नहीं बताऊंगी। इस तरह से आप ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। लेग रेजिंग एक्सरसाइजेस हैं, ये धीरे से लेग को ऊपर की तरफ लेके जाना, थोड़ा होल्ड करना, उसके बाद धीरे धीरे नीचे की तरफ लेके आना, फिर ऊपर लेके जाना। 5 से आप शुरू कर सकते हैं। 5 से शुरू करने के बाद आप 10 तक इसको सुबह और शाम में जब आपको टाइम मिलता है उस समय आप कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को। नी रोलिंग एक्सरसाइजेस बहुत हेल्पफुल होती हैं आपकी ऑब्लिक मसल को ठीक करने के लिए, पेट की जो उनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए, जो साइड की मसल्स होती हैं, जो आपका फैट इकट्ठा हो जाता है, उसके लिए आप इस तरह से सीधे बैठ के दोनों घुटनों को ऊपर की तरफ करके एक तरफ फिर दूसरी तरफ गहरी सांस लेते हुए, छोड़ते हुए ये नी रोलिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको थोड़ा समय, जब भी आपको समय मिलता है, आपको एक्सरसाइज के लिए भी देना जरूरी होता है। डिलीवरी के बाद बहुत सारे सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं। डिलीवरी के बाद क्या आप नहा सकते हैं? तो हाँ, आप नहा सकते हैं, परंतु आपको पानी में किसी तरह का तेल नहीं डालना है। आपको टाँकों को बचाना है क्योंकि इससे इन्फेक्शन बढ़ सकता है तेल वगैरह डालने से। डिलीवरी के बाद आप कितने दिन आराम करना चाहिए? 6 वीक्स का आराम, या वो 6 हफ्ते का आराम आपको एडवाइस किया जाता है। कब्ज की समस्या के बारे में आपको मैंने बताया कि किस तरह से आप अच्छी फाइबरस डाइट लेके, पानी ज़्यादा पी के आप कब्ज से बच सकते हैं। डिलीवरी के बारे में के बाद टाँकों की देखभाल कैसे करें, बहुत लोग पूछते हैं। मैंने आपको जैसे बताया कि उसके बाद जो डॉक्टर्स दवाइयाँ, ऑइंटमेंट देते हैं, बीटाडीन से, बर्फ से सिकाई करके, और ये ऑइंटमेंट बराबर लगाते रहें। बार-बार साफ-सुथरा पैड लगाएँ, जिससे टाँकों की देखभाल होगी। लोकिया या सूतिया स्त्राव क्या होता है? ये बहुत क्वेश्चन होता है कि डिलीवरी के बाद जो अंदर की यूट्रस के अंदर की लेयर रहती है, वो स्त्राव के साथ बाहर निकलती है, जिसको लोकिया बोलते हैं। शुरू में ये ब्लड के साथ मिक्स होता है, लाल रंग का होता है, बाद में ये गुलाबी और सफेद हो जाता है, लेकिन इसमें एक फिशी स्मेल आती है। यदि ये इसमें पस आने लगे या बहुत ज्यादा ये स्मेल करने लगे, तब आपको डॉक्टर को जरूर मिलना चाहिए। डिलीवरी के बाद डॉक्टर को आपको जरूर मिलना चाहिए, जब आपको डॉक्टर बुलाते हैं 7 दिन बाद या 15 दिन बाद, जब आपको 4 दिन बाद जब बुलाते हैं उस समय मिलना चाहिए। माहवारी कब वापस होगी, ये लोगों का क्वेश्चन होता है। तो मोस्टली जो लोग ब्रेस्ट फीड नहीं कराते हैं उनको 1 से 1.5 महीने में, और जो लोग ब्रेस्ट फीड कराते हैं उनको एवरेजली 3 महीने में माहवारी आ जाती है। कई बार जो लोग एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं उनको 9-9 महीने, 1-1 साल तक माहवारी नहीं आती है।
प्रसव के बाद सेक्स करना कब सुरक्षित है? ये क्वेश्चन है, ये 6 वीक्स के बाद आप अपनी हेल्थ को देखते हुए हो सकता है। प्रसव के बाद कब और कैसा पानी पीना चाहिए? प्रसव के बाद पानी अधिक से अधिक, कुछ जगह ये प्रथा है कि प्रसव के बाद पानी नहीं दिया जाता, लेकिन ये ठीक नहीं है। अधिक से अधिक पानी आपको, गर्म पानी, अजवाइन का पानी जैसा आप चाहें पी सकते हैं। इसके बाद अजवाइन का क्या फ़ायदा? आपको जैसा बताया गया कि अजवाइन है रिच, कैल्शियम में बहुत रिच होती है, डाइजेस्टिव होती है, एंटीसेप्टिक होती है, इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो अजवाइन को हलवे के रूप में अजवाइन बना के और बहुत सारी चीज़ों में अजवाइन डाल के अजवाइन का पानी आप पी सकते हैं। डिलीवरी के बाद बवासीर से बचने के लिए आपको बताया गया। प्रसव के बाद क्या खाएँ, डाइट में आपको बताया गया। डिलीवरी के बाद पेशाब का कंट्रोल ना होना, क्योंकि उस समय कंट्रोल नहीं होती है कई बार पेशाब, क्योंकि वहाँ इंजरी होती है, टाँके लगते हैं। इसीलिए आपको कीगल एक्सरसाइज़ेज़ बताई गई हैं, जो हमने पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज़ बताई। इन एक्सरसाइज़ेज़ को आप करें और कोई इन्फेक्शन हो तो डॉक्टर की सलाह से उसको ठीक करें, तो अपने आप आपका कंट्रोल आ जाएगा। प्रसव के बाद पेट दर्द और संकुचन होता है तो क्या करें? ये नॉर्मल होता है, क्योंकि बच्चेदानी जो इतनी बड़ी होती है वो धीरे-धीरे संकुचित होके अपने नॉर्मल साइज़ तक पहुँचती है, और ये संकुचन जब आप दूध पिलाते हो उस समय ऑक्सीटोसिन हार्मोन जब रिलीज़ होता है तो ये संकुचन और ज़्यादा फ़ील होता है। तो उसमें परेशान होने की बहुत ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी बहुत ज़्यादा हो तो डॉक्टर से दवाइयाँ ले सकते हैं। योनि में स्त्राव प्रसव के बाद सामान्य होता है। डिलीवरी के बाद घी खाने से क्या जोड़ मजबूत होते हैं? तो ये एग्ज़ैक्टली ऐसा नहीं है। डिलीवरी के समय एक रिलैक्सिन नाम का हार्मोन सिक्रीट होता है, जिससे कि जोड़ ढीले पड़ जाते हैं, जिसके कारण तो उसको एक्सरसाइज़ेज़ से करके उन जोड़ों को ठीक किया जा सकता है। इसीलिए भारी सामान उठाने को मना करते हैं डिलीवरी के बाद ये सब, लेकिन घी का डायरेक्ट उससे उसमें जोड़ों में कोई फ़ायदा नहीं होता। क्या पेट बाँधना सही है? पेट बाँधना के बारे में हमारे मेडिकल साइंसेज़ में तो कुछ नहीं लिखा गया है, लेकिन आयुर्वेद में लिखा गया है। उनके हिसाब से पेट बाँधने से पोस्चर करेक्ट होता है। जब आप दूध पिला के झुकते हो तो यदि आप पेट बाँधे रहते हो तो पोस्चर करेक्ट होता है। आपके ये यूट्रस के इन्वॉल्यूशन में, यानी इसको नॉर्मल लाने में और अंदर जो ब्लड क्लॉट्स होते हैं उनको साफ करने में ये हेल्प करता है। उसके बाद प्रसव के बाद गर्माहट प्रदान करने वाले पदार्थों से स्वास्थ्य लाभ में तेज़ी आती है। हाँ, कई बार कहा जाता है आयुर्वेद में कि इससे स्वास्थ्य लाभ में तेज़ी आती है। कान का बाँधना क्या आवश्यक है? ये माना जाता है, ये भी आयुर्वेद का सिद्धांत है कि जो शरीर की ऊर्जा, ये जो ऊष्मा होती है, ये कानों के छिद्रों से और मुँह से बाहर निकलती है। इसलिए कान को और मुँह को बाँध के रखने से इस ऊर्जा को बचा सकते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के बाद पेट काम करने की आप जल्दी ना करें, क्योंकि ये अपने आप कम होगा। धीरे-धीरे जब साइज़ छोटा होगा उसके बाद आप, सबसे ज़्यादा आपको पेट कम करने में आपकी ब्रेस्ट फीडिंग सहायता करेगी। उसके बाद आप एक्सरसाइज़ेज़ कर सकते हैं, गर्म पानी पी सकते हैं, अजवाइन, मेथी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी, ग्रीन टी कही गई हैं जो पेट दर्द में सहायता करती हैं। प्रसव के बाद बाल क्यों झड़ते हैं? एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि बाल झड़ने के कारण, क्योंकि एनीमिया होता है, ब्लड लॉस होता है और बहुत सारे ग्रोथ हार्मोन्स और बहुत सारे हार्मोन कम हो जाते हैं। इसके बाद भी जो बाल अच्छे होते हैं वो झड़ जाते हैं। इसके बाद कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। कॉन्ट्रासेप्शन यानी गर्भ निरोधक। गुरुदेव कहते हैं कि जितनी भी समस्याएँ हमारे देश में हैं, उन समस्याओं का यदि कोई एक कारण है तो वो जनसंख्या है। तो हमें, हर किसी को ये लगता है कि हम ही एक बच्चा ज़्यादा पैदा कर लेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा? लेकिन यदि हर कोई ऐसा सोचे तो ये बहुत बड़ी देश की एक समस्या बन जाएगी। तो आपको 1 बच्चा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चा, इसके बारे में नहीं सोचना है। वैसे आज के समय के हिसाब से तो 1 बच्चा ही होना चाहिए। तो हम यदि गर्भावस्था नहीं, आगे बच्चा जल्दी नहीं चाहते हैं, तो उसकी जो मेथड्स हैं उनको गर्भ निरोधक या कंट्रासेप्शन कहा जाता है, जो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है। इसकी बहुत सारी मेथड्स होती हैं, इनमें हम डिटेल में नहीं जाएँगे। रिदम मेथड तो गर्भावस्था, डिलीवरी के तुरंत बाद काम नहीं करती है। बैरियर मेथड यानी कि कॉन्डोम्स, यदि आप हमसे एक प्रश्न पूछे कि कौन-सा सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, जो हम बिना बताए किसी को बता सकते हैं, तो वो कॉन्डोम्स, या जिसको हम निरोध बोलते हैं, या कुछ और भी मेथड्स होती हैं कि वो आप यूज़ कर सकते हैं। केमिकल मेथड्स यानी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो गोलियाँ होती हैं, माला डी वगैरह। आजकल ये इतनी लो डोज़ और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती है कि इनमें नुकसान ज़्यादा नहीं होता। आप, मैंने एक चीज़ देखी है, नोटिस किया है कि लोग अबॉर्शन कराना तो पसंद करते हैं, लेकिन गोलियाँ खाना पसंद नहीं करते। कॉपर टी डलवाना पसंद नहीं करते, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अबॉर्शन कराने से ज़्यादा सुरक्षित है कि आप गोलियां खा लें या कॉपर टी डलवा लें। तो आपकी जो भी चॉइस है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद डिलीवरी के बाद यदि आपके बच्चे का फैमिली कंप्लीट हो गई है तो आप टीटी का ऑपरेशन करा सकते हैं, जो नसबंदी का ऑपरेशन हो सकता है। इसके कुछ इंजेक्शंस भी आते हैं जो हर 3 महीने में लगते हैं, वो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से डॉक्टर से सलाह लेके उन इंजेक्शंस को लगा सकते हैं, और हस्बैंड का भी ऑपरेशन करा सकते हैं। अब इसमें कुछ खास क्वेश्चन होते हैं कि सबसे अच्छा, जैसे मैंने बताया, सबसे अच्छा गर्भ निरोधक क्या है? कॉन्डोम है, जिसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन कोई भी हो आप यूज़ कर सकते हैं। कितने दिनों बाद कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल करना चाहिए? तो ये
पाया गया है कि जो लोग ब्रेस्ट फीड नहीं कराते हैं उनमें 3 हफ्ते के बाद और जो लोग ब्रेस्ट फीड कराते हैं उनमें 3 महीने के बाद ओव्यूलेशन कभी भी हो सकता है और प्रेगनेंसी कभी भी ठहर सकती है। 2 सप्ताह के अंदर भी गर्भ रुकना रुकना संभव हो सकता है। इसके बाद पूछा गया है कि क्या मेंसेस आए बगैर भी गर्भवती हो सकती है माँ? बिल्कुल हो सकती है। आपका मेंसेस नहीं आएगा फिर भी आपको गर्भावस्था ठहर सकती है। स्तनपान के दौरान भी आपको गर्भावस्था हो सकती है, तो आपको सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ भी नहीं होते हैं, लेकिन लोगों के मिसकंसेप्ट्स बहुत ज़्यादा है उसके लिए। लेकिन ये बहुत ही सुरक्षित ऑपरेशन होता है। डिलीवरी के तुरंत बाद कराना चाहिए या बाद में कराना चाहिए, इसके लिए तो ऐसा ही आपकी सुविधा है। ये कहा जाता है कि डिलीवरी के बाद जो आप 6 हफ्ते का आराम करते हैं, उसके साथ-साथ इसका आराम भी हो जाता है। तो यदि आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई है, तो आप डिलीवरी के साथ या डिलीवरी के तुरंत बाद इस ऑपरेशन को करा सकते हैं। तीर बहने वाले इंजेक्शंस के साइड इफेक्ट बहुत सारे हैं, लेकिन अभी मैं इसके डिटेल में अब नहीं जाती हूँ, टाइम कम हो जाएगा। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। हमारे गुरुदेव कहते हैं कि बालक को सिर्फ जन्म ही ना दीजिए, उसका नवनिर्माण भी कीजिए। यानी केवल बच्चे को पैदा कर देना ही माता-पिता के कर्तव्य यानी पैदा आपने कर दिया तो कर्तव्य की इतिश्री नहीं इतिश्री यानी कर्तव्य आपका खत्म नहीं हो जाता, अपितु बालक के जन्म के बाद ही उसकी कर्तव्य कसौटी सामने आती है। यानी बालक को जन्म देना ना तो बहुत सरल है, परंतु उसे एक अच्छा नागरिक बनाना कर देना, उसे एक संस्कारी, सद्गुणी, सदाचारी इंसान बनाना, ये हमारी ज़िम्मेदारी होती है, जो बहुत कठिन होती है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और लेकिन बहुत सारे माता-पिता को आज हम देखते हैं कि वो इस उत्तरदायित्व को बहुत अच्छे से सँभालते हैं। ये पाया मनोवैज्ञानिकों ने बहुत सारे प्रशिक्षण में ये पाया है कि बच्चे की जो पर्सनैलिटी होती है, उसका जो व्यक्तित्व होता है, उसकी आधारशिला उसके जन्म से 5 दिन के बाद ही रख दी जाती है। यानी उसका किस तरह से देखभाल होती है, उसका रख-रखाव होता है, उससे उसकी आधारशिला बन जाती है। तो मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी कि नवजात शिशु के बारे में अभी हम आगे देखेंगे कि हमें उसके साथ क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसकी देखभाल कैसे करनी है। परंतु आप एक चीज़ याद रखिए कि आप जो भी काम करें बच्चे के साथ, चाहे उसको दूध पिलाएँ, उसको सुलाएँ, उसको खिलाएँ, उसको नहलाएँ, उसमें सचेत रहिए। जैसे गर्भावस्था में आपको बताया गया कि आपको सचेत रहना है, तो सचेत रह के जागरूकता के साथ वो हर काम करना है। क्योंकि जैसे कहा जाता है कि बहुत सारे जीवन में ऐसे कार्य होते हैं जिसका मौका आपको सिर्फ एक बार ही मिलता है। ये पेरेंटिंग के साथ भी होता है कि आपका बच्चा एक बार बड़ा हो गया, फिर आपको ये सब बातें पता चलेंगी, तो आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इसलिए लाइफ जो है वो लर्निंग का वो है, आप सीखते जाइए, दूसरों से सीख लीजिए, उसका शिक्षण ले लीजिए और उसको अच्छे से पूरा निर्वहन कीजिए। आज हमको यदि पता चलता है हमारे बच्चे हो गए, तो हम अब कुछ नहीं कर सकते उनके लिए, तो आप उसको सीखिए और सचेत रह के पूरी सजगता के साथ हर क्रियाकलाप को करिए। तो इसके बाद मैं बताना चाहूँगी कि हमारे आदरणीय शैलजी जी ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है। मैंने अभी उसको उसके बारे में पढ़ा कि बच्चों को उत्तराधिकार में धन नहीं गुण दें। ये बुक है जो शैलजी जी ने लिखी है। बुक में तो बहुत सारे सुंदर-सुंदर चैप्टर हैं। आप सब गर्भवती स्त्रियों को ज़रूर पढ़नी चाहिए वो बुक। लेकिन उसमें एक चैप्टर है संतान पालक की शिक्षा भी चाहिए, संतान पालन की शिक्षा भी चाहिए। उसमें दीदी लिखती हैं कि संसार के जीवन क्षेत्र में दृढ़ता के साथ स्थिर रहकर सफलता प्राप्त करने वाली संतान समाज को देना हम सबका उत्तरदायित्व है। लेकिन कितने लोग इस उत्तरदायित्व को अच्छे से निभाते हैं? अब इस तरह की संतान जो संसार रूपी जीवन में दृढ़ता के साथ खड़ी रहे और सफल हो, वो कैसे होगी? जब तक उसकी माँ उस बच्चे को गर्भ से ही उसका शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास नहीं करेगी, तब तक ऐसा बच्चे का गठन नहीं होगा, जो कि इस तरह का जो गुरुदेव हमसे चाहते हैं या ईश्वर हमसे चाहते हैं। पर आज के समय में इसके विपरीत होता है। लोग क्या कर रहे हैं, लोग कमाने खाने की जो प्रक्रिया है उस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। लोगों का शौक कैसे पूरे करना है, अधिक से अधिक पैसे कैसे कमाना है, प्रतिष्ठा कैसे प्राप्त करनी है, डिग्री कैसे प्राप्त करनी है, धन संपदा का संचय कैसे करना है, ऊंचा पद कैसे प्राप्त करना है, इस पे तो ध्यान दिया जाता है। परंतु संतान पालन की जो शिक्षा है उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इंग्लैंड के एक दार्शनिक थे, बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे जिनका नाम था हर्वर्ड स्पेंसर। उन्होंने एक शास्त्र लिखा था जिस बुक का नाम था शिक्षा, और उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि वास्तव में जो बच्चा होता है उसके जीवन में कौन से उतार चढ़ाव या उसके जीवन में जो नैतिक उत्थान पतन जो भी होता है, उसका जो पूरा जो नींव है या
उस वो जो कुछ भी होता है वो उसका पालन पोषण किस तरीके से हुआ है, इस पर निर्भर करता है कि उसके जीवन में किस तरह का नैतिक उत्थान पतन होगा, उतार चढ़ाव आएंगे। और वो आगे ये लिखते हैं, परंतु सबसे ज़्यादा खेद की बात ये है कि जो भविष्य में माता-पिता बनने वाले जो लोग हैं, जो जल्दी बनने वाले हैं, उनको इसके बारे में कुछ भी बातें बताई नहीं जाती। उनको बिल्कुल भी उनको इस बारे में हमारे समाज में नहीं बताया जाता है। हमारी दीदी इस बुक में लिखती हैं कि ये एक बहुत भयंकर बात है कि नई पीढ़ी को हम सिर्फ़ बुद जो बुद्धिहीन जो हमारे क्या बोलना चाहिए प्रथाएँ हैं, हम बुद्धिहीन प्रथाओं पे छोड़ देते हैं, उनकी रुचि पे छोड़ देते हैं, उनके विचारों पे छोड़ देते हैं। माँ-बाप भी सोचते हैं कि हमने तो अपना बच्चा पाल लिया, अब आपको जैसा अच्छा लगे उस तरह से आप अपने बच्चे को पालो। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो नई-नई माँ होती है उसको बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती और तो आपको वो सीखना सिखाना बहुत ज़रूरी है, इसकी शिक्षा बहुत ज़रूरी है बेसिकली। जैसे कि मान लो एक एग्ज़ाम्पल देते हैं कि जैसे कोई व्यापारी है, दीदी इसी बुक में लिखती हैं एग्ज़ाम्पल कि जैसे कोई व्यापारी है, उसको कहीं से बहुत सारे पैसे मिल गए या परिवार से मिल गए और उसको हिसाब-किताब कुछ भी नहीं आता और हिसाब-किताब का ज्ञान नहीं है और वो व्यापार शुरू करता है, तो हम क्या करेंगे? हम उस पे हँसेंगे और हम पूरा अनुमान लगा लेंगे कि जल्दी ही उसके व्यापार का दिवाला निकल जाएगा। तो आप सोचिए कि संतान के उत्पादन जैसा जो महत्वपूर्ण कार्य है, उसको हम कैसे बिना शिक्षा लिए कर सकते हैं? उसकी शिक्षा कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ये जो दार्शनिक जो हार्वर्ड स्पेंसर हैं, इन्होंने जो भी बातें अपनी किताब में लिखी हैं, वो किता आज हम देखते हैं कि हमारे देश में वो पूरी तरह से लागू होती हैं। क्योंकि यहाँ पर जो भी माता-पिता संतान पालन या संतान के पालन के विषय में पूर्णतः अनभिज्ञ है और वो एक और एक के बाद दूसरी और तीसरी संतान पैदा करते जाते हैं। यानी हमारे देश में 95% जो संतानें हैं, उनका जो निर्माण है, वो निर्माण संयोग के द्वारा होता है। संयोग के द्वारा होता है, उनका प्रॉपर सिस्टमैटिक निर्माण नहीं होता है, संयोग से होता है। सिर्फ 5% जो अवेयर पेरेंट्स होते हैं, वो संतान का एक्चुअल निर्माण करते हैं। उन्हें कोई भी नियमित आदतें नहीं डाली जाती और जैसा आपने सीखा है, सुना है कि जो भी संस्कार हैं, संस्कार डालने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। खराब चीज़ें तो आदमी लेटे-लेटे ही सीख लेता है, लेकिन संस्कार का निर्माण करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो ये बहुत खेद का विषय है कि फैशन और श्रृंगार में तो हम पूरी रुचि रखते हैं, परंतु ये जो महत्वपूर्ण ज्ञान है, जो कि जो गृहस्थी की जो फसल होती है, उसको लगाने के लिए, जो बच्चे को डेवलप करने के लिए जो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण कार्य है, उसके लिए हम कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं करते और उसके लिए माँ-बाप को भी जागरूक रखना चाहिए, समाज को भी उसके लिए जागरूक रखना चाहिए, रहना चाहिए और ये ज्ञान लोगों को दे ऐसा नहीं है कि जो माँ-बाप हैं, यंग कपल्स हैं, वो चाहते नहीं हैं, लेकिन अज्ञानतावश या मोहवश वो अपने बच्चों का नुकसान कर लेते हैं। इसी बुक में दीदी लिखती हैं कि शिकागो में एक बच्चों ने एक ग्रुप बनाया, जिसका नाम रखा पीस इन द होम लीग, पीस इन द होम लीग। ये जो बच्चे थे इनके घर में इनके माता-पिता बहुत झगड़ा करते थे, तो इन बच्चों ने एक ग्रुप बनाया और उन्होंने डिसाइड किया कि जिस दिन भी उनके घर में बहुत झगड़ा होगा, उसके बाद 1 हफ्ते तक वो अपने माता-पिता से बातचीत नहीं करेंगे। और जब यानी कि इससे क्या मतलब है कि बच्चे भी चाहते हैं कि घर में प्रेम का, सौम्यतापूर्ण, शांतिपूर्ण वातावरण रहे। ये बच्चे भी चाहते हैं उनके नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए। और जब इस बच्चे से इसका नाम था इस बच्चे का, ये 14 साल का था, हीदर ग्रे इसका नाम था। इस बच्चे से जब पूछा गया, जब ये बता रहा था अपने खुद के बारे में और फिर दोस्तों की मनस्थिति के बारे में और उनकी इस मनोदशा के बारे में, तो ये बच्चा रो रहा था और इसका गला रूंध रहा था, ये इतना दुखी हो रहा था। इस बच्चे ने जब इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन किया, तो मैं आपको ये बता दीदी ने जो इस बुक में लिखा है बहुत सुंदर है ये बुक, वहाँ डिटेल तो मैं नहीं जा पाऊँगी कि बच्चों को बार-बार नहीं खिला जैसे अब अपने परिवारों में होता है कि दादी बैठी तो उन्होंने थोड़ा खिला दिया, पिता ने खिला दिया, बुआ ने खिला दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। शुरू से उसे नियमितता की आदतें डालना चाहिए। जैसे माँ-बाप बहुत कीमती चीज़ें खरीद के, कीमती कपड़े खरीद के, कीमती खिलौने खरीद के बच्चे को बहुत संतोष का अनुभव करते हैं, जेब खर्च अधिक देते हैं, उसको छोटी-छोटी कामों के लिए बाहर नहीं भेजते हैं, दोस्तों से मिलने में उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, उसको प्रकृति के साथ खेलने नहीं देते। ये सब चीज़ें माँ-बाप को शुरू से ध्यान रखना चाहिए और उनको उसकी शिक्षा लेना चाहिए कि बच्चे का पालन कैसे किया जाए। इसके बारे में आपको जो आदर्श दिनचर्या के बारे में बताया गया, आपने गर्भावस्था में सुना कि आपको जागरण कैसे करना है, तो बच्चे के साथ आप जागें। आप जो-जो कुछ करते थे जागरण, प्रार्थना, बोध साधना, बच्चे के साथ-साथ वो करते जाएँ। जब आपको क्योंकि वैसी
आदर्श दिनचर्या तो आप नहीं कर सकते, बच्चे के उठने, सोने, खिलाने, पिलाने बहुत सारे टाइम होते हैं। लेकिन ये जितनी भी दिनचर्या है कि आप कर दर्शन करते हो, आपके कर से ही बच्चे का निर्माण होना है। आप उषापान करते हो तो अजवाइन जीरे का पानी पी सकते हो, जो आपको गर्भावस्था के बाद डिलीवरी के बाद पीना है। सूक्ष्म नाश्ते में आप हरीरा पी सकते हो, लड्डू खा के दूध पी सकते हो। जब ध्यान संवाद आप लेटे-लेटे कर सकते हो। आपको डेढ़ 1 महीने का, सवा महीने का रेस्ट बुलाया गया है। नाश्ता, व्यायाम, मालिश के बाद धूप स्नान का बहुत महत्व है, ये आप ले सकते हो। मालिश के का बहुत साइंटिफिक इम्पोर्टेंस है, वो कराना ज़रूरी है। भोजन के बाद विश्राम, जितने भी कार्य हैं वो अच्छी सुगम संगीत सुनते हुए, लोरी सुनाते हुए आप बच्चे को सुला सकते हैं, भजन करते हुए। दूध का सेवन रात को, हल्दी का दूध, तत्वबोध साधना, रात्रि शयन, ये जितनी भी आपको आदर्श दिनचर्या शुरू से सिखाई गई, ये गर्भावस्था के लिए नहीं है, बाद के लिए भी है और लाइफ लॉन्ग के लिए है। तो इसके साथ आप अपने बच्चे की आप बच्चे के साथ-साथ भी ये जितना हो सके उतना कर सकते हैं। इसके बाद नवजात की देखभाल पे हम आते हैं। तो नवजात की देखभाल में सबसे पहले रूमिंग इन मैंने आपको बताया कि किस तरह से माँ के पास रहने से, जुड़े रहने से बच्चे का अटैचमेंट, उससे जुड़ाव बढ़ता है। तो माँ के साथ बच्चे को शुरुआत में सोने के लिए बताया जाता है। ये कहा जाता है रूमिंग इन में कि बच्चे का जुड़ाव यानी कि पहले 6 महीने तक बच्चा माँ के साथ ही सोना चाहिए। ये जो आईएपी, जो इंडियन विदेशों में हर जगह कई स्कूल ऑफ थॉट्स हैं इसमें, लेकिन हमारे देश में जो आईएपी कहता है कि 6 महीने, गुरुदेव भी इसके बारे में लिखते हैं, पहले 6 महीने तक साथ में सोने से एक तो जुड़ाव होता है, बच्चा सुरक्षित महसूस करता है, उसका तनाव कम होता है, साथ में जो ईज़ी ब्रेस्ट, जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होती है 6 महीने तक, वो बहुत आसान हो जाती है। 6 महीने के बाद बच्चा उसी कमरे में सोना चाहिए 1 साल तक, लेकिन उसका कॉट अलग होना चाहिए। उसको झूले में सुला सकते हो, पास में सुला सकते हो 6 महीने के बाद, और 1 साल का जब बच्चा हो जाता है उसके बाद उसको अलग सुलाना चाहिए। ये किताबों में कहा गया है, क्योंकि जब उसको अलग सुलाते हैं तो उसकी इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी डेवलप होती है, उसकी स्लीप बहुत अच्छी होती है। ऐसी बहुत सारी रिसर्चेज़ हैं कि 1 साल के बाद बच्चे को अलग सुलाना चाहिए। नींद के बारे में पूछा गया है कि पहले 1 महीने 2 महीने तक बच्चा 16 से 18 घंटे 20 घंटे तक सोता है, तो माँ को भी अपनी नींद उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेना चाहिए कि जब बच्चा सोता है तब माँ को सो लेना चाहिए, और उसको, क्योंकि उसको भी 8 घंटे की नींद की ज़रूरत होती है। और फिर 1 से 2 साल में बच्चा 11 से 14 घंटे सोता है। मालिश की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, बच्चे के लिए भी, माँ के लिए भी, तो आप उसको मालिश ज़रूर कराएँ। बाथ, नहलाने के बारे में आपको मैंने बताया कि कोई भी पानी में तेल नहीं डालना है। आप गर्म पानी से नहा सकते हैं, गुनगुने पानी से, उसमें नीम का पानी है, जिस तरह के पानी से आपको नहाना है आप नहा सकते हैं, लेकिन उसमें तेल नहीं डालना है। फीडिंग, बर्पिंग के बारे में आपको लेक्चर में पूरा डिटेल में बताया गया है। डायपर चेंजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार लोग दिन-दिन भर, रात-रात भर एक-एक डायपर लगा रहता है। वैसे तो डायपर अभी नया फैशन है। यानी यदि आप घर में रह रही हैं और आप तो कोशिश करें कि बच्चे को डायपर ना पहनाएँ। उसको आप उसकी नैपीज़ बनाएँ, कॉटन की, जो पुराने समय में पुराने सॉफ्ट कपड़ों की बनाई जाती थी, पहनाएँ। यदि आप कहीं बाहर जा रही हैं या बहुत ज़रूरत है तभी डायपर पहनाएँ, नहीं तो डायपर पहनाने की क्या ज़रूरत है, जब तक बहुत ज़रूरी नहीं है। लेकिन यदि आप यूज़ करती हैं, पहनाती हैं, तो उसे हर 3 घंटे में बदलते रहें, डायपर के चेंज करने का ज़रूर ध्यान रखें। वेट गेन के बारे में पूछा जाता है कि बच्चे का 700 से 1 किलोग्राम वेट हर महीने बढ़ना चाहिए आइडियली, और 1 साल का हो जाता है तो कम से कम 10-11 किलो उसका वज़न होना चाहिए, और उसके बाद फिर हर साल में 1 किलो, जो मोटे रूप में बताया जाता है, इस तरह से वज़न बढ़ता है बच्चे का। एक कंडीशन होती है जिसको सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम बोलते हैं। ये जो कंडीशन होती है, ये इसमें अचानक से बच्चे की डेथ हो जाती है। तो इसके एग्ज़ैक्ट कारण का तो पता नहीं है, लेकिन ये देखा गया है कि कई बार जो स्मोक करते हैं, घर में लोग धूम्रपान करते हैं, उसका धुआँ बच्चे को नुकसान करता है, ये उसकी स्टडी में पाया गया है। या बच्चे को हम पेट के बल नहीं सुलाना चाहिए, बच्चे को हमेशा पीठ के बल सुलाना चाहिए, क्योंकि उससे शायद कई बार उसकी नाक वगैरह दब जाती है तो बच्चे की सडन डेथ हो सकती है। इसलिए बच्चे को हमेशा उसकी पीठ की तरफ सुलाना चाहिए, और बच्चे के से सॉफ्ट टॉयज़ जो होते हैं, छोटा बच्चा होता है तो जो सॉफ्ट टॉयज़ होते हैं, टेडी बियर वगैरह, वो उसको पास में ले जाने को नहीं देना चाहिए। कई बार वो अपने नाक मुँह में भर लेता है, जिससे उसको सफोकेशन हो सकता है। इसके बाद आता है बच्चे से बातचीत, यानी बच्चे से संवाद। बच्चे से गर्भ गर्भ संवाद तो आपने सुना, आपने देखा, बच्चे से संवाद भी उसी तरह से आपको करना है। 1 साल तक सॉफ्ट टोन में उससे, जब बच्चा 1 महीने का भी होता है तो आप उससे बातचीत करें, क्योंकि आपकी आवाज़ को वो सबसे ज़्यादा पहचानता है, और वो आपकी आवाज़ उसको सबसे ज़्यादा कम्फर्ट करती है। तो आप उससे बहुत सॉफ्ट टोन में बात करें, उसको लोरी सुनाएँ, उसको गाएँ, उसके साथ गा के सुनाएँ, खुद गाएँ, उसको गीत सुनाएँ। उससे उसका म्यूज़िकल इंटेलिजेंस भी बढ़ेगा, उसकी वोकैब्युलरी भी बढ़ेगी, और वो बहुत कम्फर्ट महसूस करेगा। 1 साल के बाद उससे मैत्रीपूर्ण वार्तालाप और व्यवहार के बारे में गुरुदेव ने लिखा है कि उससे मैत्रीपूर्ण व्यवहार करें, वार्तालाप करें। बच्चा बड़ों की बातचीत के द्वारा बहुत कुछ सीखता है। आपकी बातचीत का तरीका जैसे माँ-बाप का होता है, उसी तरह से बच्चे का भी बातचीत का तरीका होता है। तो यदि आप ज़ोर से चिल्ला के
तानों में, सार्कास्टिक वे में, गाली-गलौच करके इस तरह से बात करेंगे तो बच्चा फिर वैसा ही बनेगा। तो बच्चा बच्चा जो है वो बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत ग्रास्प करता है। तो आप बच्चे से अपने बातचीत का तरीका सॉफ्ट रखें, अच्छा रखें, यदि आप बच्चे को भी अच्छा बनाना चाहते हैं। बच्चे से तुतला कर कभी नहीं बोलें। बच्चा तुतला कर बोलता है उसको बोलने दीजिए, लेकिन आप बिल्कुल नॉर्मल उच्चारण कीजिए। कई बार बच्चे को जब आप तुतला कर बोलते हैं तो वो एक तो इम्प्रूव नहीं करता है, साथ में जब वो थोड़ा समझदार हो जाता है, तो उसको ये लगता है कि आप उसको मालूम है कि नॉर्मल क्या है, लेकिन वो बोल नहीं पाता है, तो वो झिझकता है। कई बार उसके अंदर कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं और वो उससे बाहर नहीं निकल पाता और उसके कारण वो सुधारने के कारण कई बार वो हकलाने भी लगता है। तो आप जब बच्चे से तुतलाकर कभी भी बात ना करें, सही शब्दों का प्रयोग करें। जैसे शैतान, नालायक, गंदा, इस तरह के वर्ड्स, इन तरह के शब्दों का प्रयोग बच्चे के साथ बिल्कुल नहीं करें। ये सब इस तरह के शब्द बच्चे को ढीठ बनाते हैं। गुरुदेव लिखते हैं बच्चे को ढीठ ना बनाएं किसी भी तरह से, उसको ज्यादा मार के, ज्यादा टोक के, ज्यादा रोक के, उसको प्यार से समझाएं, उसको अच्छी तरह से समझाएं, उसको ढीठ ना बनाएं। नकल करवाना जैसे हम करते हैं कि आप चाचा की नकल कर दो, आप देखो वो कैसे करके दिखाता है, वो कैसे, तो किसी भी खराब चीज की नकल करने को उसको कभी भी ना बोलें। उससे झूठ बोलना या झूठ बुलवाना, ये उसमें गलत संस्कार डालने की एक आदत है। कभी बड़े परिवार होते हैं तो आप बच्चे के थ्रू, ये 2 साल के बच्चे तक की बात नहीं है, आगे की गुरुदेव ने लिखी थी तो आज मैंने मेंशन कर दी, कि आप परिवार में आस-पास भेजते हैं कि वो क्या बोल रहे थे वो सुन के आना, उसकी जानकारी इधर-उधर की आप लेते हैं, वो गलत चीज़ें हैं। नियमितता की आदत डालें, टाइम से उठना, टाइम से सोना, टाइम से खाना खाना, ये सब आदतें डालना, टाइम से पढ़ना, ये आपके हाथ में है। परिवार के पर्यावरण पर, जैसे कि मैंने वो बताया कि बच्चों ने कैसा ग्रुप बनाया, कि यानी वो कितने सेंसिटिव थे परिवार के वातावरण पे, तो परिवार के वातावरण का प्रभाव बच्चों पे पड़ता है। तो बहुत ध्यान रखें कि आपके परिवार का कैसा वातावरण है, क्योंकि बच्चे की जो ग्रहण शक्ति होती है वो बहुत तीव्र होती है। आप कुछ चीजें नहीं बोल रहे हैं और आप गुस्से में हैं, फिर भी बच्चा ग्रहण करता है कि आपका मूड कैसा है, आपका उस समय मन कैसा है, ये बच्चा ग्रहण करता है। बालक के प्रथम साथी खिलौने, इस पर गुरुदेव लिखते हैं कि बच्चे को खिलौना कौन सा आप दे रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बच्चों को, लड़कों को स्पेशली गन दे दी जाती है, कुछ इस तरह के खिलौने खिलाए जाते हैं जो आजकल गेम्स, वीडियो गेम्स भी होते हैं, जो मार धाड़ होती रहती है, बहुत सारा मार रहे हैं, बंदूक लेके मार रहे हैं, लेजर गन से मार रहे हैं। इस तरह के खिलौने या खेल जो भी होते हैं वो बच्चों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि बच्चे की मानसिक, उसके सब अवचेतन मन में ये सब चीजें डिपॉजिट करती जाती हैं और उसमें ये नकारात्मक या लड़ाई झगड़े के जो संस्कार है उसमें बढ़ जाते हैं। दोस्त और साथी का चुनाव, किस तरह का दोस्त के साथ वो खेल रहा है, उसके साथी क्या है, ये स्कूल जाता है, आगे जाता है, उस समय भी आपको ध्यान रखना है। डूज एंड डोंट्स के बारे में शॉर्ट में मैं बता दूंगी कि पहले 6 माह तक सिर्फ स्तनपान, बच्चे को हिलाना नहीं है, छोटे 1 महीने के बच्चे को बहुत जोर से, कई बार उसके ब्रेन का डैमेज हो सकता है। उसको पीठ पर सुलाएं, धूम्रपान ना करें, संगीत सुनाएं, बच्चे से बात करें। उसको पेसिफायर नहीं देना है जो आर्टिफिशियल निपल्स देते हैं, उसके सामने फोन पर या कैमरे के फ्लैश को उससे दूर रहें। उसको अकेला रोते कभी ना छोड़ें, स्प्रे परफ्यूम ना यूज करें। उसके बाद बच्चे के पास स्टोरी, ये सब मैं चीजें आपको बता चुकी हूँ। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज की, शुगर और सॉल्ट जो होता है, बच्चे को पहले 2 साल तक कोई भी एडेड शुगर और सॉल्ट आपको नहीं देना है, दूध में, खिचड़ी में, किसी भी चीज में, क्योंकि ये स्टडीज में पाया गया है कि बच्चे को नुकसान करता है और आगे लंबे समय में उसको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर की बीमारियों का बाद में वो होता है। उसके बाद कभी बच्चे को ओवर फीड ना करें, जितना उसको चाहिए उतना ही उसको फीड करें। इसके बाद मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है, इसका जो फर्स्ट स्टेज होता है, यानी कि बच्चा किस तरह से एनवायरनमेंट से, सुनकर, लैंग्वेज से, मेमोरी के द्वारा खुद की रीजनिंग वगैरह लर्निंग करता है। तो इसमें सब 5 स्टेजेस होती है। इसकी जो फर्स्ट स्टेज होती है सेंसरी मोटर स्टेज होती है, जो पहले 2 साल तक चलती है। इसमें बच्चा अपनी 5 इंद्रियों के द्वारा सीखता है। तो वो सारी इंद्रियों से जितनी चीजें आप बच्चे को दे सकते हैं वो अच्छी सजगता के साथ दीजिए। ध्यान रखिए कि वो सारी इंद्रियों से सीख रहा है। जैसे सिर्फ सबसे पहला सेंसेशन टच का होता है, जो माँ से टच के द्वारा सीखता है। पहले उतने अच्छे से सुन के भी नहीं, टच से। और लोग क्या करते हैं, ग्लव्स पहना देते हैं बड़े फैशन में बच्चे को। तो जब आप ग्लव्स छोटे छोटे बच्चों को पहना देते हैं तो बहुत सारी चीजों की लर्निंग रुक जाती है, बायस्ड हो जाते हो आप। तो बच्चे को ग्लव्स ना पहनाएं जब तक कोई बहुत ठंड वंड में ना ले जा रहे हो, कुछ ऐसा जरूरी ना हो, तो बच्चे को ग्लव्स पहना के ना रखें। डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स क्या होते हैं, इसका चार्ट आपको दिया गया है, वो आपको मिल जाएगा, गायत्री परिवार के लोग आपको दे देंगे कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन क्या होते हैं। पहले तो ये समझिए, जैसे बच्चा गर्दन कब संभालता है, करवट कब लेता है, पहला कदम कब रखता है, उसके दांत कब निकलते
चलते हैं, बाय-बाय करना कब सीखता है, ये आपको पूरी पूरी डेवलपमेंट के पूरे 5 साल तक का चार्ट में दिया गया है। शारीरिक मानसिक विकास तालिका, ये एक तालिका है, इसमें हर स्टेज पे दिया गया है, ये आप ले लीजिएगा। आप उसमें जो स्टेज दी गई है, आपका बच्चा कब करता है, कब पूरा आप भरिए, आपके पास भी रिकॉर्ड रहेगा और इस रिकॉर्ड को भर के आप गायत्री परिवार के लोगों तक पहुँचाइए, हमारे तक भेजिए, शांति कुंज में भेजिए, जो हमको लंबे समय में स्टडी में काम आएगा कि जिन लोगों ने गर्भ संस्कार की क्लासेस ली, उनमें इसका क्या असर हुआ। हमारे गुरुदेव लिखते हैं कि कोई भी बच्चे ना जन्म से महापुरुष होते हैं और ना ही असफल व्यक्तित्व, तो ये हम आप उसको गढ़ते हैं, आप कच्ची मिट्टी से बच्चे बनते हैं और उस कच्ची मिट्टी के कुम्हार आप हैं, आप जैसा चाहें अपने बच्चे को बना सकते हैं। तो जो भी महापुरुष हुए हैं, जो भी असफल व्यक्ति हुए हैं, उनमें उनकी माओ का बहुत ज्यादा, उनके माँ बाप का, दोनों का बहुत ज्यादा हाथ रहा है कि वो बच्चे को कैसा बनाते हैं। इसके बाद दीदी की बुक के बारे में मैंने बताया, शैल दीदी ने बहुत सुंदर बुक लिखी है, बच्चों को उत्तराधिकार में धन ही नहीं गुण दें। लेकिन आज इसका उल्टा होने लगा है, क्योंकि जो दीदी ने उसमें लिखा है कि जो पहली जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त जो क्या बोलना चाहिए, जो विभूतियां जो हमको मिलती हैं, प्रथम जो होती है वो उदात्त भावनाएं, उन्होंने बोला पहली है उदात्त भावनाएं, दूसरी है प्रतिभा, तीसरी है शिक्षा या ज्ञान या दीक्षा शिक्षा, और चौथी है धन। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जो चौथा जिसका स्थान है वो पहले स्थान पे आ गया है। तो आप ध्यान रखें कि बच्चे को, क्योंकि वो बोलते हैं ना, पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय, यही बात है कि बच्चे को आपको संस्कार देने हैं, गुण देने हैं, धन नहीं देना है। इसके बाद गुरुदेव की एक बहुत अच्छी बुक है, हमारे महान उत्तराधिकारी, इसको भी आप जरूर पढ़ें। इसमें सब कुछ बताया गया है कि आपकी पूरा वांग्मय, 63 नंबर वांग्मय में भी इसके बारे में पूरा लिखा हुआ है कि आपको अपने बच्चों को उत्तराधिकार में क्या देना है और बच्चे को कैसे बच्चों को आपको डेवलप करना है और आगे उनकी देखरेख आगे समय तक किस तरह से करनी है। तो इसके साथ साथ आप स्वयं का ध्यान रखें, क्योंकि जब तक माँ स्वस्थ नहीं रहेगी, उसकी पॉजिटिव हेल्थ नहीं रहेगी, तब तक वो अच्छी पेरेंटिंग नहीं कर पाएगी, बच्चे की अच्छी देखभाल नहीं कर पाएगी। इसलिए स्वयं के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। उसके बाद जो गायत्री परिवार में कराए जाते हैं, जैसे आपने सुना और सीखा कि संस्कार क्या होते हैं। संस्कार का मतलब होता है शिक्षण, टीचिंग, यानी संस्कारों के द्वारा गायत्री दीदी ने बताया था कि किस तरह से जो संस्कार होते हैं वो आपके मनोविज्ञान को, आपके जीन्स को, आपके एंडोक्राइनल सिस्टम को चेंज करते हैं, पॉजिटिव की तरफ ले जाते हैं और एक मानव को देवता तुल्य बनाने में सहायक होते हैं। तो गर्भ संस्कार के बारे में तो आपने सुना, लेकिन कुछ पोस्ट बर्थ संस्कार होते हैं जो डिलीवरी के बाद कराए जाते हैं। जात कर्म तो सुचिता सुक्षता से आजकल नहीं होता, क्योंकि हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है। नामकरण संस्कार में आप किस तरह का बच्चे का नाम रख रहे हैं, आजकल लोग रेयर के चक्कर में कुछ भी नाम रख देते हैं। तो बच्चे का बहुत मीनिंगफुल नाम होना चाहिए, जिससे उसे गौरव का एहसास हो, वो उसको प्रेरित करे, उसको मोटिवेट करे। इस तरह का नाम बच्चे के लिए होना चाहिए। अन्नप्राशन संस्कार के द्वारा जो आप देखते हैं, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, तो अन्नप्राशन संस्कार का भी बहुत महत्व है। इसमें यज्ञ करके भोग लगा के बच्चे को पहली बार अन्न खिलाया जाता है, जिससे उसका अन्नमय कोश शुरू से पवित्र रहे। इसके बाद आता है मुंडन संस्कार में क्या माना जाता है कि जन्म जन्मांतरों से जो हम पुराने कुसंस्कारों को लेकर बच्चा आ रहा है, जो संकीर्ण स्वास्थ्य के विचारों को लेकर आ रहा है, उनको हम रिमूव करते हैं और उन्हें बदलकर मानवीय आदर्शों के द्वारा मस्तिष्क को प्रशिक्षित करते हैं। और उसके बाद आता है विद्या आरंभ संस्कार। विद्या आरंभ संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि विद्या आरंभ संस्कार के द्वारा हम उन मूलभूत संस्कारों को बच्चे में स्थापित करने का प्रयास करते हैं, जिनके आधार पर बच्चे की जो शिक्षा है वो सिर्फ अक्षर ज्ञान न रह जाए, बल्कि उसको जीवन निर्माण करने वाली हितकारी विद्या के रूप में उसको फायदा पहुंचाए। ये जो है विद्या आरंभ संस्कार का विज्ञान है। इसके बाद शिखा स्थापना संस्कार, उपनयन संस्कार यानी कि उपनयन संस्कार यानी जनेऊ संस्कार जो होता है, इसमें गायत्री मंत्र दिया जाता है और बच्चा एडोलेसेंट फेज में यानी 10-12 साल में होता है, तो बच्चा एडोलेसेंट फेज में प्रवेश करता है और उस समय जो गायत्री मंत्र वो सुनता है तो वो फोकस्ड हो जाता है, उसका अवचेतन मन बहुत साफ सुथरा हो जाता है, वो फोकस्ड होता है, उसका आईक्यू बढ़ता है, तो वो गलत रास्तों पे नहीं जाता और वो अच्छे रास्ते पर चलता है और एक सफल व्यक्ति बनता है। इस तरह से तो हमने आज क्या सीखा? हमने जो कुछ भी सीखा उसको हमको खुद तो अप्लाई करना है, दूसरों को भी बताना है, सब लोगों से शेयर करना है और ये सारी चीजें आगे लोगों को पता चलती रहें कि जो
बच्चे के लिए शिक्षा कितनी ज़रूरी है गर्भवती माता के लिए और जो बच्चे पैदा करती हैं उसके लिए। तो नोइंग इज़ नॉट इनफ, वी मस्ट अप्लाई, एंड विलिंग इज़ नॉट इनफ, वी मस्ट डू। हमें सिर्फ सुन के नहीं जाना है, हमें उसे करना भी है। और हम सबका रोल क्या है एज़ अ डॉक्टर, एज़ अ हेल्थ वर्कर, सोशल वर्कर और अवेकन पर्सन की तरह, कि हम इन सब ज्ञान को लोगों तक पहुँचाएँ। और जो पोस्ट तो आज के लेक्चर के बारे में बोलूँगी कि हम जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बच्चे की और माँ की जो मृत्यु दर है उसको कम करने में सहायता प्रदान करें। धन्यवाद। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप